अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ा था और हमने फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मैथमेटिकल फॉर्मूला और फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कुछ हमने केसेस बनाए थे। तो आज हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ही लेके चलेंगे और हमने वहां भी बात की थी कि अगर परपेंडिकुलर सरफेस पैरेलल हो या किसी एंगल के ऊपर हो तो उस टाइम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होगा। स्टूडेंट्स, आज जो हमारा आर्टिकल है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इनक्लोज्ड बाय अ चार्ज। यानी इनक्लोज्ड एक चार्ज है, आपने उसको क्या किया हुआ है, किसी भी सरफेस में इनक्लोज किया हुआ है। अब हम उसकी करस्पॉन्डिंग जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है हम उसको मैथमेटिकली क्या करेंगे, डिराइव करेंगे और फिर हम आखिर में कंक्लूड करेंगे कि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। सबसे पहले देखें कि एक आपके पास क्लोज सरफेस है, इसमें एक चार्ज प्लस क्यू जो कि पॉजिटिव है वो इसमें इनक्लोज किया हुआ है और आपको ये पता है कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है। तो ये जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये इस चार्ज क्यू से आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। अब जो क्योंकि ये क्लोज सरफेस है तो क्लोज सरफेस के लिए अभी तक हमने कोई भी फॉर्मूला नहीं पढ़ा। फ्लक्स को फाइंड करने का फॉर्मूला जो हमारे पास आया था वो था कि phi is equals to E dot A, या फिर हम इसको लिखते थे कि phi is equals to E A cos of theta। अगर आप इस फॉर्मूले में देखें तो हमने बात की थी कि ये फॉर्मूला सिर्फ फ्लैट सरफेस के लिए ही वैलिड होता है, किसी भी क्लोज सरफेस के लिए वैलिड नहीं होता। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आपके पास ये फ्लैट सरफेस नहीं है, लेकिन आपने करना क्या है, इस सरफेस को फ्लैट बनाना है ताकि हम इस फ्लैट सरफेस के ऊपर फिर ये फॉर्मूला अप्लाई कर सके। अब हम इस स्फीयर को मुख्तलिफ पैचेस में डिवाइड कर देते हैं, मुख्तलिफ टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं और वो पैचेस इस तरह होंगे कि वो हर पैच एक फ्लैट सरफेस होगा। स्टूडेंट्स, अगर मैं यहां देखें तो यहां पे एक पैच को मैं कंसीडर कर रहा हूं। वो पैच आपके पास क्या है, जिसका एरिया लेट्स से डेल्टा ए है मैग्नीट्यूड वाइज, और वेक्टर एरिया हमेशा उस सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर दैट इज नॉर्मल टू द सरफेस जो कि ये डायरेक्शन शो कर रहा है। और अगर आप इस पैच से देखें तो इस पैच से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी पास आउट कर रही है विच इज रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन। अगर आप कोई एक और पैच कंसीडर करते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक पैच आ गया जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है वो ये बनती है, और अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर देखूं तो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में आपके पास ये वेक्टर एरिया की डायरेक्शन बनती है। तो अगर आप नंबर ऑफ पैचेस कंसीडर कर ले तो हम देखेंगे कि हमारे पास जो पैचेस आते हैं, लेट्स से ये आपके पास डेल्टा A1, ये आपके पास आ गया डेल्टा A2, इसी तरह हम तीन पैच करें तो डेल्टा A3, और अगर हम अप टू ज्यादा यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पैचेस कर ले तो डेल्टा AN उसका एरिया आ जाएगा। और हर पैच से गुजरने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो आपके पास क्या बनेगी, E वेक्टर बनेगी। तो हमने क्या किया है कि हमने डिवाइड किया है होल सरफेस को स्मॉल पैचेस में सच दैट ईच पैच इज अ फ्लैट सरफेस, और हमने कंसीडर किया है कि डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 and up till to delta AN are the small
पैचेस एरिया, यानी उन तमाम पैचेस का ये आपके पास क्या मौजूद है, एरिया है। और हर एरिया के पैच से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास आउट कर रही है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटीज है, वो आपने नोट किए। मैं सपोज करता हूं E1 E2 E3 up till to En are the electric intensities passing through each patch। ये हमारे आपके पास क्या थी, पहले थ्योरेटिकल फॉर्म था जो हमने इस स्फीयर को फ्लैट सरफेस बनाने के लिए मुख्तलिफ पैचेस में डिवाइड कर दिया। अब हम क्या करते हैं, कंक्लूजन पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं। अब हम देखें कि अगर हर पैच से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास आउट कर रही है और हर पैच का एक वेक्टर एरिया भी है, तो इसका मतलब है कि हर पैच का अपना क्या हो जाएगा, फ्लक्स प्रोड्यूस होगा उसमें। अगर A1 मैं कंसीडर करता हूं तो इससे जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो आपके पास होगा φ1। इसी तरह एरिया 2 से φ2, और हमने थर्ड फोर्थ एंड इनफाइनाइट स्फीयर के पार्ट्स के पैचेस बनाए हुए, तो हर किसी का हमने क्या करना है, वो फ्लक्स को फाइंड आउट करना है सेपरेटली। लेट्स से तो फाइंड टोटल आपके पास क्या आएगा, φ1 इज द फ्लक्स व्हिच इज ऑफ पैच A1, φ2 is the flux produced in a patch 2, φ3 and up to φn। तो फ्लक्स का फॉर्मूला मौजूद है हमारे पास, E डॉट A, हमने φ1 की जगह क्या पुट कर दिया, E1 डॉट डेल्टा A1, φ2 की जगह पुट कर देंगे हम E2 डॉट डेल्टा A2 प्लस φ3 की जगह E3 डॉट डेल्टा A3 up to φn की जगह पुट करेंगे En डॉट डेल्टा An। अब जब डॉट प्रोडक्ट को हम ऊपर करेंगे तो क्या बनेगा, E a cos ऑफ थीटा। तो हम यहां पे अगर देखें कि हर पैच से गुजरने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है वो वेक्टर एरिया के दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। जब पैरेलल हो तो उनके दरमियान एंगल क्या बनता है, 0 डिग्री बनता है। तो जब आप इसको ओपन करेंगे तो बनेगा E a cos थीटा, और थीटा की वैल्यू यहां पे क्या पुट कर रहा हूं, 0 डिग्री। तो हर पैच की अकॉर्डिंग पहला पैच आपके पास था E1 डेल्टा A1 cos ऑफ 0 प्लस E2 डेल्टा A2 cos ऑफ 0 प्लस E3 डेल्टा A3 cos 0 प्लस अप टिल टू इनफिनाइट जो पैच का है उसका फ्लक्स En डेल्टा An cos ऑफ 0। एंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, एक चार्ज आप चेंज तो नहीं कर रहे हो, वही चार्ज इनक्लोज्ड है सरफेस में, तो हर पैच से गुजरने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो इंटेंसिटीज है वो तमाम की तमाम बराबर होगी। तो हर पैच की करस्पॉन्डिंग अगर मैग्नीट्यूड हम कंसीडर करें तो E1 मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A3 इज इक्वल टू En। आप इसको रिप्लेस करते इस फॉर्मूले में, तो ये बनेगा φ टोटल इज इक्वल टू E, मैंने कॉमन ले लिया, डेल्टा A1 एज इट इज, और cos 0 की वैल्यू क्या है, 1, तो ये बनेगा डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस अप टू डेल्टा An। अब E तो कांस्टेंट है, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 जो कि हमने पैचेस कंसीडर किए हुए, अगर हम तमाम एरियाज को सम अप करें तो वो उस होल स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। इसलिए हम इसको लिख सकते हैं कि these patches area is equals to total surface area of that sphere। अब हमारे पास हमने क्या करना है, E की वैल्यू को पुट करना है और टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला इसमें पुट कर देना है। अब हमें E का फार्मूला तो पता है, E is equals to KQ divided by R square, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि E is equals to K की वैल्यू पुट कर दी 1/4 pi epsilon naught Q divided by R square। और हमें यह भी पता है कि टोटल सरफेस एरिया किसी भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए बराबर होता है 4 pi R square। अब देखिए कि आपने E की जगह पुट करना है E is equals to 1/4 pi epsilon naught Q divided by R square एंड सरफेस एरिया फॉर अ स्फीयर पुट करना है 4 pi R square। तो आप E की जगह पुट करेंगे 1/4 pi epsilon naught Q by R square आ गया, और यहां पे जो आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर था उसकी जगह आपने क्या पुट कर दिया 4 pi R square। अब 4 pi से कैंसिल,
आज क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो आपके पास क्या बचा, फाई टोटल इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, या फिर आपकी बुक में ये भी लिखा होगा कि फाई टोटल इज इक्वल टू स्मॉल q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, वेयर एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस and q is the charge enclosed, total charge enclosed by that surface। अगर आप देखें ये फॉर्मूला अगर आपने डिराइव किया किसके लिए, एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए किया है, लेकिन याद रखें ये फॉर्मूला तमाम 3D सरफेसेस जो कि इनक्लोज्ड हो उनके लिए वैलिड होता है। मैं रिपीट करता चलूंगा कि ये जो आपने कैलकुलेशन की है ये स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए की है, स्फेरिकल सरफेस के लिए की है, लेकिन ये फॉर्मूला तमाम 3D सरफेसेस जो कि इनक्लोज होंगे उनके लिए वैलिड होगा। अब देखिए इस फॉर्मूले को अगर देखें तो इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो टोटल फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है किसी भी इनक्लोज सरफेस में जो उसने चार्ज को इनक्लोज किया हुआ है वो किसके बराबर आ रहा है, 1/epsilon0 टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज बाय दैट सरफेस। ठीक है, अब देखें कि ये आपके पास क्या बनती है, कंक्लूजन यानी स्टेटमेंट बन रही है कि द फ्लक्स इज 1/epsilon0 टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज बाय दैट स्फीयर। इसी स्टेटमेंट को हम अगले नेक्स्ट आर्टिकल में नाम देंगे कि ये स्टेटमेंट किसकी है, गाउसियन लॉ की है। अब देखें कि इसकी डिपेंडेंस अगर देखें तो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मीडियम के ऊपर और चार्ज के ऊपर। फॉर एग्जांपल आपके पास एक स्फीयर है जिसके अंदर आपने 1 कूलम का चार्ज रखा हुआ है और लेट्स से इससे जो लाइन इमिट हो रही है रेडियल आउटपुट डायरेक्शन में वो 50 लाइंस है, और इसकी करस्पॉन्डिंग आपके पास एक और स्फीयर है जिसमें आपने 2 कूलम का चार्ज रखा हुआ है, तो वहां से इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा तो उसकी जाहिर बात है वहां से क्या प्रोड्यूस होगी, 100 लाइंस होगी। उसका मतलब है वहां पे फ्लक्स की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, वो ज्यादा हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि मीडियम का रोल किस तरह इसमें इफेक्ट होता है। अब देखिए कि फॉर एग्जांपल आपने 1 कूलम का चार्ज किसी भी स्फीयर में इनक्लोज किया हुआ था, उससे 100 लाइंस इमिट हो रही थी बाहर इन रेडियल डायरेक्शन आउटवर्ड में। अब अगर आप इसको वाटर से इनक्लोज कर दें, यानी बीच में एक मीडियम वाटर का रख दें, तो वो क्या कर देगा कि अगर आप नोट करेंगे तो वो ब्लॉक कर देगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो बाहर इमिट होंगी वो 100 नहीं होगी बल्कि 100 से क्या हो जाएंगी, लेस हो जाएंगी। तो इसी तरह जब आप किसी भी मीडियम को यहां पे रखेंगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है, और number of electric field lines originating in radially outward direction will be less as compared to the charge enclosed having no medium। ठीक है, लास्ट और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि ये जो आपने कैलकुलेशन की है, याद रखिए कि किसी भी क्लोज सरफेस की शेप या ज्योमेट्री किसी भी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो ये कुछ बातें थी आपके पास कि अगर आपके पास एक क्लोज स्फीयर हो उस केस में आपने फ्लक्स को जब प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो आज हमने इसको क्या किया, डिराइव किया एक फॉर्मूला जो कि किसी भी 3D सरफेस के लिए क्लोज के लिए हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर जब हम पढ़ेंगे तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।